हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का जर्नल चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पे चैप्टर 2 के बाद हम डायरेक्ट चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊँ तो हमने सबसे पहली क्लास के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी थी। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये 7 स्टेप्स होते हैं जो हमें अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। और अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ से अकाउंटिंग का पहला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट होता है जिसे हम जर्नल बोलते हैं। क्लियर? तो आज हम जर्नल पढ़ेंगे। जर्नल क्या होता है, तो अगर मैं आपको जर्नल की डेफिनेशन के बारे में बताऊँ तो इट इज़ a primary book of accounts in which financial transactions are recorded in chronological order। ये chronological order का मतलब होता है डेट वाइज। इसका मतलब इस बुक के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब सबसे पहला जो बुक होती है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो यही होती है। क्लियर गाइस? तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो फॉर्मेट देखेंगे इसका कि किस फॉर्मेट के अंदर हम जर्नल की बुक प्रिपेयर करते हैं। जो सबसे पहला कॉलम होता है इसे हम बोलते हैं डेट। सेकंड कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर्स। उसके बाद कॉलम होता है एलएफ। एलएफ का मतलब डेबिट, एलएफ से आगे डेबिट और क्रेडिट। ठीक है? एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। तो हम यहाँ पे नॉर्मली इसका यूज यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको ट्रांजेक्शन दी हुई है, पहली ट्रांजेक्शन, ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। इट इज अ ट्रांजेक्शन। अब इस ट्रांजेक्शन को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेट आएगी, अभी हमारे पास डेट नहीं है, टू कैपिटल अकाउंट। और डेबिट का अमाउंट जो है 1 लाख रुपीज़ का वो यहाँ आएगा और क्रेडिट का अमाउंट यहाँ आएगा। ठीक है? ऊपर हम डेबिट लिखते हैं, थोड़ा सा गैप देने के बाद डेबिट, और नीचे क्रेडिट के साथ क्रेडिट नहीं लगाते, टू लगाते हैं। और इस टू को लगाना भी कोई कंपलसरी नहीं है, ये ट्रेडिशन हमारा चला आ रहा है कि हम इसे रिकॉर्ड करते हैं टू के नाम से, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है रिकॉर्ड करना। एलएफ सिर्फ इस टाइम फॉर्मेलिटी के लिए होता है, हम इसे यूज नहीं करते। उसके बाद नरेशन लिखते हैं हम बीइंग या फोर के साथ, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। देखिए, नरेशन का मतलब क्या होता है कि जो जिस ट्रांजेक्शन की भी हमने एंट्री बनाई है उस ट्रांजेक्शन को सेकंड फॉर्म में, हम शॉर्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म के साथ रिकॉर्ड करते हैं। या तो यहाँ पे बीइंग का यूज किया जाता है या फिर फोर का यूज किया जाता है। क्लियर है? देखिए, आगे जर्नल एंट्री पढ़ने से पहले
हमें एक चीज पढ़नी होगी, यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नाम होता है डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है, देखिए हमारी पूरी अकाउंटिंग इस सिस्टम के ऊपर बेस होती है। आज हम इस सिस्टम को पढ़ेंगे। इस सिस्टम का मतलब है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एट टू साइड्स, one is debit and second is क्रेडिट। देखिए अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे कम से कम 2 पार्टीज इफेक्टेड होती हैं, मिनिमम 2 पार्टीज। तो एक पार्टी को डेबिट किया जाता है और सेकंड अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान पे, किसी शॉप पे कोई गुड्स लेने जाते हैं, क्लियर। अब जब आप उस शॉप पे कुछ गुड्स लेने गए तो आप क्या देंगे उन्हें, मनी, ठीक है, मनी देंगे, कैश देंगे, और उसके बदले आपको क्या मिलेगा, जो भी कॉमोडिटी, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने गए हैं, जो भी सर्विस आप लेने गए हैं, वो आपको मिलेगा। तो इस एक ट्रांजेक्शन से आप भी इफेक्टिव हो रहे हैं और वो शॉप भी इफेक्टिव हो रही है। तो यही डबल एंट्री सिस्टम क्या कहते हैं कि एक को डेबिट किया जाएगा और एक को क्रेडिट किया जाएगा। अब किसको डेबिट किया जाएगा और किसको क्रेडिट किया जाएगा वो हम सीखते हैं आगे, क्लियर। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने आपके लिए कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को हम समझेंगे कि कैसे डेबिट करते हैं और कैसे कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। देखिए सबसे पहले मैंने ये एज्यूम किया है कि जो ये बिजनेस हो रहा है, जिस बिजनेस की हमने ट्रांजेक्शन लिया है वो मोबाइल का बिजनेस है, यानी कि उनके लिए जो गुड्स हैं वो मोबाइल है। और हमने यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को लिया है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। आज जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स की करेंगे। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन में जितनी भी 13 ट्रांजेक्शन्स यहाँ लिखी हुई हैं इसमें कैश इन्वॉल्व ज़रूर होगा, है ना। और हम सिर्फ ये सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का कैसे पता करना होता है हमें। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि हम जब भी कैश के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर कैश आता है, कम्स इन, तो वो डेबिट होगा, ठीक है। और उसके बदले में देखिए जब हम किसी से कैश ले रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा उसके, तो जो भी उसके बदले में आएगा वो क्रेडिट होगा। और जब कैश बाहर जाएगा, हम किसी को पेमेंट करेंगे, कैश गोज आउट, तो वो क्रेडिट होगा, क्लियर। आप जब ये ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने ये 13 ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं। 13 ट्रांजेक्शन्स में हम ये सीखेंगे कि ट्रांजेक्शन में कैश को डेबिट कैसे करते हैं और क्रेडिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000, यानी कि यहाँ पे आपने गुड्स खरीदे हैं। गुड्स मतलब आपके लिए मोबाइल है क्योंकि आप मोबाइल का बिजनेस करते हैं। तो देखिए जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो आपको किसी को पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसा जाएगा। तो जब पैसा जाता है तो कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे कैश जो है क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट, क्लियर गाइस। ध्यान से समझिए, परचेज्ड गुड्स कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि जब भी हम किसी से गुड्स खरीदेंगे तो हमें उसे पेमेंट करनी होगी, और जब कैश जाता है तो हम क्या करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। और कैश के बदले में हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। गुड्स कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जिन्हें हम सेल के पर्पज से खरीदते हैं, रीसेल के पर्पज से, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000, यानी कि आपने यहाँ गुड्स को बेचा है। देखिए जब आप गुड्स बेचेंगे, किसी को सेल करेंगे, तो आपके पास पैसा आएगा, यानी कि यहाँ पे जो है कैश डेबिट होगा, और उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, गुड्स अकाउंट, ठीक है। लेकिन एक हमेशा बात याद रखेंगे कि यहाँ पे भी गुड्स आया, यहाँ पे भी गुड्स आया, तो हम कभी भी गुड्स को गुड्स नहीं लिखते, जो भी उसका नेचर होता है। जैसे कि यहाँ गुड्स का नेचर जो है वो परचेज का है, इसलिए हम गुड्स ना लिख के लिखेंगे परचेज अकाउंट, क्लियर। और यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे सेल्स अकाउंट, क्लियर गाइस।
आगे आता है पेड रेंट ₹5,000। देखिए जब आप रेंट पेड करेंगे यानी कि किसी भी बिल्डिंग का जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसका किराया देंगे तो आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। कैश पेमेंट करने का मतलब है कैश आपका जाएगा, जाने का मतलब है कि कैश होगा क्रेडिट, ठीक है, यानी कि कैश अकाउंट। और किसके बदले क्या दे रहे हैं आप? रेंट अकाउंट, यानी कि जो सर्विस ली है वो क्या ली है, वो यूज किया है आपने, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी बिल्डिंग, जो भी लैंड आपने यूज की है, उसके बदले में जो हम रेंट दे रहे हैं उसे हम डेबिट करेंगे। ऐसे ही देखिए पेड सैलरी, सैलरी हम किसको देते हैं? अपने एम्प्लॉयज को, यानी कि हम अपने एम्प्लॉयज की सर्विस ले रहे हैं तो उन्हें हमें कैश देना होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी कैश थोड़ी देते हैं, सैलरी देते हैं। बेटा सैलरी तो दे रहे हैं लेकिन सैलरी कैश के फॉर्म में ही तो जा रही है, तो कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, तो कैश होगा क्रेडिट। और डेबिट जो होगा वो एक्सपेंसेस होगा जो हम कर रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ऊपर पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस होंगे, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आप इन ट्रांजेक्शन्स की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर ये देखने की नीड नहीं पड़ेगी क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, आपको वो ट्रांजेक्शन्स अपने आप लर्न हो जाएंगी। आगे लिखा है रिसीव्ड इंटरेस्ट। ऐसे ही जब हमने किसी से इंटरेस्ट, यानी कि हमने किसी को पैसा दिया हुआ था, इन्वेस्ट किया हुआ था, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला, वो मिलेगा तो कैश की फॉर्म में, तो हमें कैश मिला, जब कैश आता है तो डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। और हमें मिला किस चीज में, किस चीज के रूप में? इंटरेस्ट के रूप में, तो इंटरेस्ट। क्लियर गाइस? उसके बाद परचेज्ड कंप्यूटर। देखिए ऊपर भी परचेज लिखा हुआ है और यहाँ भी परचेज लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस, यहाँ हमने खरीदे हैं गुड्स, गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट जिसका हम बिजनेस करते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या खरीदा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है हमारे लिए? क्या हमने रीसेल के लिए खरीदा है? नहीं, रीसेल के लिए तो हम सिर्फ मोबाइल खरीदते हैं। हमने ये खरीदी है एसेट्स के रूप में, जिससे कि इसे हम अपने बिजनेस में अपनी यूज कर सकें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। तो ये एसेट्स हैं, तो हम जब कंप्यूटर खरीदेंगे तो पैसा देंगे, तो पैसा जाएगा, कैश जाएगा, तो यहाँ आएगा कैश अकाउंट, और उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बॉट, बॉट मीन्स में खरीदना होता है, जैसे परचेज की सेकंड फॉर्म परचेज, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, बॉट फर्नीचर ₹8,000। तो हमने यहाँ पे जब फर्नीचर खरीदा तो कैश जाएगा और उसके बदले हमें क्या मिलेगा? फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? अब एक ट्रांजेक्शन पे पहुंचते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। आपको पता है जब कैश आता है तो कैश को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। और हमने किससे मिला? ये हरी से मिला, हरी टू हरी। देखिए आप एक चीज नोट करेंगे कि सबके सामने मैंने अकाउंट लिखा है, लेकिन जैसे ही किसी पर्सन का नाम आया तो मैंने अकाउंट नहीं लिखा। अगर आप इसके साथ अकाउंट नहीं लगाते, अगर आप इसके साथ अकाउंट लगाना चाहते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के आपको अकाउंट लगाना होगा। ऐसे ही कैश पेड टू रोहन, यानी कि आपके पास से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैश जा रहा है, और किसको दिया आपने? रोहन को। सिंपल लिखेंगे रोहन, और अगर अकाउंट लगाना चाहते हैं तो अपोस्ट्रोफी। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आप अपने बैंक के अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं, या इसकी जगह लिखा हो सकता है ओपन द बैंक अकाउंट, दोनों ही एक बात है, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, वहां कैश डिपॉजिट। तो आपका कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, जो चीज कैश। और कहाँ जा रहा है ये कैश? बैंक में जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए कैश डिपॉजिट हो गया हमारा 11 ट्रांजेक्शन। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, ये इसका जस्ट अपोजिट है, मैंने अमाउंट डालना भूल गया इसमें, ₹1,000। कैश विड्रू, जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो आपके पास कैश आएगा, और कहाँ से आएगा ये पैसा? बैंक से आएगा। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं जो कायदे में सबसे स्टार्टिंग में होनी चाहिए थी, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, क्योंकि सबसे पहले तो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। देखिए इस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पैसा आया या गया, सबसे पहली बात समझनी पड़ेगी। देखिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, समझिए आपके पास ये 10 लाख रुपए हैं,
और आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपने अपना ये पैसा बिजनेस को दे दिया। क्लियर गाइस? तो अब आप बताइए पैसा आया या गया? कुछ बच्चे बोलते हैं पैसा गया। हमेशा एक बात याद रखेंगे, अकाउंटिंग करते टाइम ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, इन्हें कभी भी आप एक नहीं मान सकते। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाएंगे आपको उसमें एक प्रिंसिपल पढ़ाएंगे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, यानी कि ये रूल है कि ऑनर और बिजनेस को अलग अलग कंसीडर किया जाता है। और अकाउंटिंग जो ये आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती, वो जो अकाउंटिंग की जाती है वो की जाती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैश आया है। क्लियर गाइस? कैश कहाँ से आया है? कैश आपके पास ऑनर से आया है, तो सबसे पहले कैश को डेबिट लिखेंगे। और कहाँ से आया ये? ऑनर, उसका नाम सपोज करें मोहित है। ठीक है। सेकंड रूल ये है कि कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मोहित का नाम नहीं लिखा जा सकता, ऑनर का नाम नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। आपने कैपिटल पढ़ा हुआ भी है, मैंने टर्म पढ़ाई थी बेसिक अकाउंट टर्म्स में सबसे पहले, कि बिजनेसमैन जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल। क्लियर? तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसलिए मैंने यहाँ पे भी यही बनवाई कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आगे लास्ट ट्रांजेक्शन आज की, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। देखिए अगर आपने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है तो पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस से पैसा निकालेंगे। किसके लिए? ये तो हो गई कैपिटल आपकी, और आपने ये पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। बेटा अब जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। ये भी आपको पढ़ाया गया था। तो अब अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पैसा जा रहा है और अकाउंट जो होगा कैश अकाउंट वो क्रेडिट होगा। और डेबिट मोहित का ना करके, क्योंकि मोहित को जा रहा है कायदे में पैसा, हम उसकी जगह क्योंकि ऑनर का नाम नहीं लिखते ड्रॉइंग लिखेंगे। ठीक है। जब ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया है आपका, देखिए जब आपको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपको इसे बनाने की कोई नीड नहीं है। ये हमने पहली बार इसलिए बनाया है क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम इसे कर रहे हैं। अगर हमें अकाउंटिंग करनी होगी तो हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डेट नहीं है तो इन नंबर को ही यूज़ करते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश कैसे बनाते हैं देखेंगे। कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, इसे लिखेंगे नीचे वाली लाइन में टू कैश अकाउंट, और डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट, यहाँ डैश लगाएंगे और जो अमाउंट होगा वो यहाँ लिखेंगे। एक लाइन नीचे क्रेडिट का आएगा। फिर नरेशन बनाएंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड। और ये क्लोज हो जाएगा। एक लाइन छोड़ के फिर आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप इसे खुद पूरा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप यहाँ से देख के इसे फॉर्मेट में फिल कीजिएगा। जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको इन्हें बनाने की कोई नीड नहीं होती। ये सिर्फ हमने इसलिए सीखा है कि डेबिट कैसे होता है और क्रेडिट कैसे होता है। और दूसरी बात, ये जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स आना ज़रूरी है, ABCD, ऐसे ही ये हमारी अकाउंटिंग की अल्फ़ाबेट्स होती हैं। तो और दूसरी ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी। थैंक यू।